नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जो हम डेली करंट अफेयर की क्लास पढ़ रहे हैं, आज जो हम है 15 मई का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। हाल ही में किस देश के सुरक्षा मंत्री टो लैम को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? ये पूछा गया है किस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो नए चुने गए, उनका नाम क्या है भाई? टो लैम जो है वो सुरक्षा मंत्री थे, और अब वो किस देश के जो राष्ट्रपति बन गए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, सिंगापुर। बताइए इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है वियतनाम। वियतनाम के जो है वो टो लैम जो है वो सुरक्षा मंत्री थे, पर उन्हीं जो सुरक्षा मंत्री के पद पर जो टो लैम थे उनको ही वियतनाम का राष्ट्रपति जो है पदस्थ कर दिया है। मतलब उस देश के राष्ट्रपति, सुरक्षा मंत्री जो पूर्व में सुरक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको ही राष्ट्रपति के पद पर दे दिया गया है राष्ट्रपति पद। ये है भाई टो लैम। हेलो, हाय, हाउ आर यू? कर लो, सब सभी लोग हाय कर लो, राधे राधे कर लो इनसे, नमस्कार। चलिए, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। वियतनाम के सुरक्षा मंत्री टो लैम को वहां का नया राष्ट्रपति बनाया गया। उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति वो बाम थियोंग जो ने चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में इस्तीफा दे दिया था। जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? बान थाओंग जो है, उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध का एक कोई अभियान चल रहा था, उसमें वो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए जो है टोलो लेम को जो है नया राष्ट्रपति नियुक्त करना पड़ा। भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव यूएन फ्रू ट्रोंग कर रहे थे। ठीक है, जो अभियान चल रहा था जिसमें जो है पूर्व राष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया था, उन उस अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या है भाई? यूएन फ्रू ट्रोंग। हालांकि याद नहीं होने और नाम को याद करने, ठीक है, एक बार पढ़ लो आया है तो। ठीक है, तो टो लैम जो है 2016 में मंत्री बनने से पहले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में 4 दशक से अधिक समय बिता चुके हैं। मतलब जो टो लैम जो है वो सुरक्षा मंत्री थे, आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसी में जो उसी की बात चल रही है। चलिए, वियतनाम की जो राजधानी है उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हाओ सॉरी हनोई। हनोई जो है उसकी राजधानी है, वियतनाम की हनोई जो है उसकी राजधानी। मुद्रा क्या है? वियतनामी टोंग जो है उसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फाम मिन्हा चीन। ये जो है उसका प्रधानमंत्री है, किस कौन से देश के भाई? वियतनाम के जो है प्रधानमंत्री हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने जो बाइडेन के कार्यकाल में अपना कौन सा सर्व क्रिटिकल परमाणु जो है परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन जो आपके सामने है, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को पता है तो बताएं। हाँ, आंसर पता है तो इसका जल्दी से आंसर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है तीसरा, जो है परमाणु जो है उसका परीक्षण किया है। और वो भी क्वेश्चन क्यों बना है कि बाइडेन जो है वहाँ के जो प्रमुख हैं अमेरिका के, उनके कार्यकाल में जो तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया है, तो ये तीसरा परमाणु परीक्षण है उनके कार्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने जो बाइडेन को के कार्यकाल में तीसरा सर्व क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किया है, तीसरा हुआ है भाई। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन ने नेवादा में एक सर्व क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए, ये देश के परमाणु हथियारों के लिए जरूरी डेटा एकत्र करने के लिए किया गया है। ये जो परीक्षण किया है, एक उनकी लेबोरेटरी थी जमीन के नीचे, एक उनने लेबोरेटरी तैयार की है, वहां पर एक परीक्षण किया है जो अमेरिका में जो हथियार हैं उनका डेटा संरक्षित करता है। उस लेबोरेटरी में यही काम किया जाता है, और इसी परमाणु जो है उसके ऊपर एक जांच हुई, उसके ऊपर और डेटा निकला, उसको संरक्षित किया गया है। और ये परीक्षण जो है तीसरी बार बाइडेन के कार्यकाल में हो गया है। चलिए, कहाँ भाई ये देख लेते हैं, अमेरिका में भी कहाँ? प्रिंसिपल अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, अभी हमने बात की, तो फॉर क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटल जो है उसमें जो है ये परीक्षण किया गया। वहाँ की एक लेबोरेटरी है अमेरिका की, वहीं पर ये परमाणु परीक्षण जो है वो कंप्लीट किया गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, जापान, फ्रांस, ईरान और यूएई। संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त अरब अमीरात जो
इसका फुल फॉर्म है, और इसका आंसर भी जो है वो ही यही है, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने जो है भाई 10 वर्षीय ब्लूम रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। यूएई ने 10 वर्षीय ब्लूम रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस जो है वीज़ा सुरक्षा सुविधा जो है लॉन्च की है। पर्यावरण संबंधी जो कोई अच्छा योगदान देता है, वायु से संबंधित, जल से संबंधित या जलवायु से संबंधित कोई अच्छा कार्य करता है और विगत वर्षों में वो अच्छा काम करता जा रहा है, पर्यावरण को सुधारने का कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए जो है यूएई ने, जो संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ ने जो 10 वर्ष के लिए उसको वीज़ा प्रदान करेगा। ये बहुत अच्छी वो है, एक इंस्पिरेशन मान सकते हैं इसको हम। चलिए, तो क्या है, ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा उन लोगों के लिए स्पेशल परमिट है जिन्होंने समुद्री जीवन, भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र, वायु गुणवत्ता और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है, हमने अभी समझ लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक राज्य में जो है वो जो रॉक आर्ट जो है वो मिला है। चलिए उसके बारे में और पढ़ते हैं। पुरातात्विकों ने मंगलुरु, कौन सा भाई, कर्नाटक का मंगलुरु शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है। मतलब जो चट्टानों पर कुछ आर्ट या कुछ चित्र बने हुए हैं उनको खोजा गया है, और बहुत पुराने हैं। कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में इसको खोजा गया है। कहाँ भाई, कर्नाटक के मंगलुरु शहर में वोलूर पन्ने कोटेडा बड्डू स्वामी जो मंदिर के पास में जो है वो उस पत्थर को खोजा गया, उस आर्ट को खोजा गया। इस रॉक आर्ट में मानव पैरों के निशान है। ये जो आर्ट बना है चट्टान के ऊपर, यह चित्र बना है, उस पर जो है भाई पैरों के निशान है। ये कुछ धुंधली सी थोड़ी सी इमेज है, देखिए धुंधली सी ये इमेज दिख रही है आपको, तो उसी रॉक आर्ट की इमेज है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर पर शिला पर पाए गए हैं। ये एक शिला पर पाए गए हैं। चलिए, ये पैरों के निशान पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये जो निशान है, ये जो आर्ट किया गया है चट्टानों पर, जो आर्ट अंकित है, जो पहली या दूसरी शताब्दी के जो है वो ये शताब्दी ईस्वी में जो है बनाए गए थे, और तब की ये चट्टानें हमको अभी आज वर्तमान में प्राप्त हुई हैं। चलिए, कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है कर्नाटक की। मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया जो है इसके मुख्यमंत्री। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावर गहलोत जो है इसके राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क क्या है भाई, अंशी और कुद्रेमुख जो है ये नेशनल पार्क है, इसको स्पेशल याद रखें। नेशनल पार्क जो है अंशी और कुद्रेमुख जो है कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। चलिए, करंट अफेयर में हम और भी हैं, कौन कौन से हैं, नागरहोल, बन्ना रखट्टा जो है वो नेशनल पार्क है। 4 नेशनल पार्क हैं, इनको याद रखें। अब करंट अफेयर क्या है भाई, कर्नाटक से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, वो देख लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है 1507 मीटर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए, संतोष ट्रॉफी विजेता 2023 में भी वहीं को मिला है कर्नाटक को। चलिए, और क्या है, कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता भी कर्नाटक में संपन्न की जाती है, इसलिए ये 3 पॉइंट जो है कर्नाटक से संबंधित हैं। चलिए, अगला 5वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरा ऑप्शन है लियोनेल मेसी। तीसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। अगर किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इसका जो आंसर है भाई वो है रोनाल्डो। क्या है भाई, रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है फोर्ब्स की जो एक आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, रोनाल्डो। चलिए आगे देखते हैं, ये उनकी इमेज है, ये बहुत पॉपुलर है भाई, ठीक है, आज दिन इनकी रील भी आप सब देखते रहते होंगे। चलिए, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। रोनाल्डो जो है सबसे ऊपर सीट पर रहे हैं। फोर्ब्स ने पिछले 1 साल में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। 1 साल के अंदर
सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी सूची जारी की थी, उसमें शीर्ष पर अपने रोनाल्डो रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल गेम से संबंधित हैं, आप सभी को पता है, और इनकी जो कमाई है भाई 260 मिलियन जो है इनकी कमाई है। और भाई क्या जॉन रहम दूसरे नंबर पर हैं, ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ जो गेम है उससे संबंधित है, 218 मिलियन इनकी कमाई है। और तीसरे कौन है भाई, तीसरे नंबर पे लियोनेल मेसी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है और इनकी जो कमाई 135 मिलियन जो है इनकी कमाई है। तो दिख रहा है कि भाई सबसे टॉप पर जो है रोनाल्डो है। चलिए अब क्या है भाई, नोट में क्या है, टॉप 15 में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं शामिल है, मतलब कोई भी महिला खिलाड़ी जो है 50वीं रैंक तक कोई महिला है ही नहीं, मतलब टॉप जो 50 है उसमें कोई महिला शामिल नहीं है। चलिए, और फोर्ब्स जो है एक मीडिया, एक पत्रिका जारी करता है, ठीक है, एक मीडिया का एक संचार है और माध्यम है, उसके जरिए हर साल एक रैंकिंग निकाली जाती है। ये अमेरिका की है मीडिया जो है कंपनी, ये फोर्ब्स, वो ही हर साल ये रैंकिंग निकालता है। चलिए अब क्या है भाई, छठवां क्वेश्चन, चीन ने ताइवान के हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला जापान, दूसरा रूस, तीसरा जर्मनी, चौथा जो है अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अमेरिका। भाई जो चीन ने जो है अमेरिका पे ऐसी रोक लगा दी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने जो है ताइवान को जो हथियार बेचने पर अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है अमेरिका उनको हथियार नहीं बेच पाएगा, इससे चीन को कुछ घाटा होगा, तभी ये जो अमेरिका की कंपनी है उसको रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध बोइंग और 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर लगाया गया है। 2 अमेरिकी कंपनी है उस पर रोक लगाई गई है, किसके द्वारा लगाई गई है, ये लगाई गई है चीन के द्वारा। यह कदम इन कंपनियों द्वारा चीन में आगे निवेश पर रोक लगाता है। ये जो कंपनी है चीन में निवेश पे रोक लगाती है, इस कारण जो है चीन ने इनको प्रतिबंधित कर दिया है। जो अब जो है ये आगे ये 2 जो कंपनी है इस क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगी। वो भी कौन कौन से देश की कंपनी है, अमेरिका की ये कंपनी है। चलिए, ताइवान के नवनियुक्त राष्ट्रपति का नाम क्या है? लाई चिंग ते जो है ताइवान के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का नाम क्या है ताइवान के? लाई चिंग ते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चीन के बारे में देखिए, चीन की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? रेन मिलबी जो है उसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जो है उसके राष्ट्रपति, ये सभी को पता है। और ये सैन्य अभ्यास कौन से करते हैं भाई? हैंड इन हैंड, इसका सैन्य अभ्यास है। कौन का? चीन का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है भाई वही है, तो यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। देख लेते हैं, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट, जो सबसे स्पीड में चलने वाला जो इंटरनेट है वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है चीन ने। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। 2023 की बात चल रही है और चीन ने सबसे ज्यादा भूमि के अंदर जो सबसे ज्यादा गहराई में एक प्रयोगशाला स्थापित की है, वो कौन से देश ने की है? चीन ने ही स्थापित की है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जो है जूके 2 लॉन्च किया है, वो किसने किया है? चीन ने किया है। मीथेन संचालित रॉकेट है ये। चलिए, जीके 2 उसका नाम है। 7वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, के मिश्री, दूसरा ऑप्शन है प्रदीप नटराजन, तीसरा ऑप्शन है संदीप बख्शी, चौथा ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट है, आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप सभी इसका आंसर तुरंत दें, ठीक है? किसी को पता, सभी को पता होगा। इसका जो आंसर है प्रदीप नटराजन जो है इसके पूर्वकालिक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रदीप नटराजन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब इसकी स्थापना जो है इस बैंक 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसके सीईओ एमडी जो है उनका नाम क्या है? बी बैद्यनाथ। बी बैद्यनाथ जो है आईडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी हैं। चलिए, इस बैंक की जो है आईडीएफसी जो बैंक है उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर, उनका नाम क्या है? ये अभिनेता है अमिताभ बच्चन। ये सबसे पहले एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को।
कौन से बैंक का? आईडीएफसी बैंक का। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन है आरियाना सबालेका, दूसरा है एलेक्जेंडर जेवेरेव, तीसरा ऑप्शन है इगा सियाटेक, चौथा ऑप्शन है एला रयवाकिना। बताइए इसका आंसर क्या है? 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात चल रही है और महिलाओं के गेम की बात चल रही है, और इसका जो आंसर है वो क्या है? ईगा सियाटेक जो है ये प्रथम स्थान पर रही और एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। चलिए, एलेक्जेंडर जेवेरेव को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। अभी जो बात करी वो तो हमने महिलाओं की बात करी, उसमें क्वेश्चन में महिलाओं का पूछा है, तो उसका आंसर क्या होगा? ईगा सियाटेक जो है वो महिलाओं की एकल खिलाड़ी, उन्होंने शीर्ष स्थान पर रही हैं। अब जो बात चल रही है वो चल रही है एलेक्जेंडर जेवेरेव, और ये क्या है भाई? इन्होंने एकल पुरुष का खिताब जीता है, और वो भी किसी गेम में, इसी गेम में इटालियन ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है उसी में पुरुष का एकल खिताब जो है एलेक्जेंडर ने जीता है। और दूसरा जो महिला है उनका नाम क्या है? इगा सियाटेक जो है वो महिलाओं की एकल शीर्ष पर रही है। चलिए, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियाटेक ने जीता है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है। यह एलेक्जेंडर जेवरेव का दूसरा इटालियन ओपन खिताब है, ये दूसरा है जो पुरुष ने जीता है। एलेक्जेंडर का ये दूसरा खिताब है, और जो इगा है उनका जो है भाई ये तीसरा खिताब जीता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा है वेनेजुएला और चौथा ऑप्शन है आइसलैंड। बताइए इसका आंसर, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये था भी चर्चाओं में था, तो आप सभी को पता होगा। चलिए, और इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका जो आंसर है भाई वेनेजुएला इसका आंसर है। जितने भी ग्लेशियर थे यहाँ पर एक भी ग्लेशियर नहीं बचा, इतना तापमान वहाँ का बढ़ा हुआ है कि वहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। और उसका वो कौन सा है भाई? उसका नाम क्या है? वेनेजुएला। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर के गायब होने की यह अपनी सभी बर्फ संरचनाओं को पूर्ण तरह पिघलने का गवाह बनने वाला पहला देश बन गया है। इसका मतलब है एक भी ग्लेशियर वहां नहीं बचा। 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे। 1910 में जो है 6 ग्लेशियर थे। अब जो भाई 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे, ये 1910 की बात चल रही है। आज ये बर्फ के अवशेष मात्र रह गए हैं, जो अब ग्लेशियर वर्गीकरण के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अब जो अवशेष मात्र रह चुके हैं एक, और वो भी ग्लेशियर की परिभाषा में नहीं आते, मतलब वो ग्लेशियर खत्म ही है वहाँ। तो कौन सा देश है भाई? वेनेजुएला। चलिए, पिछले 5 वर्षों में किए गए शोध से पता चला है कि वेनेजुएला में ग्लेशियर कवरेज में 1953 से 2019 तक 98% की भारी गिरावट आई है। कब से कब तक की भाई? 1953 से 2019 में जो है कितनी की गिरावट आई है? 98% की गिरावट आ गई है। चलिए, और अब तो बचे ही नहीं है। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है मोहन बागान, दूसरा ऑप्शन है मुंबई सिटी और तीसरा ऑप्शन है पुनेरी पल्टन और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है मुंबई सिटी, इसका आंसर था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में इसके विजेता देख लें। विजेता का नाम क्या है? मुंबई सिटी, जो हमने पढ़ लिया है। उपविजेता कौन है भाई? मोहन बागान जो है उसके उपविजेता है। गोल्डन ग्लोब जो है ये अवार्ड किसको मिला है? ये भी क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, आपको डिटेलिंग पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलिए, मुंबई सिटी इसकी विनर थी। और ये जो गोल्डन ग्लोब जो है वो किसको मिला है? फुरबा लावेंचा मुंबई सिटी जो है उसको मिला है। और गोल्डन बूट जो है ये पुरस्कार किसको मिला है? दिमियोंश डायमंग कोच जो है केरल ब्लास्टर, इनको मिला है। और जो इमरजेंसी प्लेयर जो ऑफ द लीग है वो किसको मिला है? विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी, इनको मिला है। प्लेयर ऑफ द लीग ये पुरस्कार किसको मिला है? डिमियोन्स पेट्रियोस, उनको ये पुरस्कार मिला है। और कौन भाई? मोहन बगाल सुपर जॉइंट जो है इससे संबंधित है। चलिए
ये किसकी बात चल रही थी? इंडियन सुपर लीग 2023-24 की ये बात चल रही थी। ये 10 क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं। कुछ जो है विटामिन के नाम और रासायनिक नाम दिए हैं, आप सभी इनको लिख के और अलग से याद कर ले। सभी को ये पता भी होगा, पर फिर भी अगर जिनको नहीं पता है तो बच्चे से एक बार लिख के इसको याद कर लें। चलिए, तो विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी1 का क्या भाई रासायनिक नाम है? थाइमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन जो है बी2 का रासायनिक नाम है। बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन इसका रासायनिक नाम है। बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल जो है बी5 का रासायनिक नाम है। बी7 का जो है बायोटिन। बी6 सॉरी बी हमने विटामिन सी का तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। अब विटामिन डी का क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इन सबको आप एक बार लिख लें और इनको लिखकर एक बार याद कर लें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ। राधे राधे।